रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। तो ध्यान अपने इस छोटे छोटे कदम पर दो जो आप रोज उस रिजल्ट को पाने के लिए लेते हो। यही चीज़ आपको आपके रिजल्ट तक लेके जाएगी। हेलो प्यारो बच्चों, वेलकम यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एस एस बायो सर। आज हम क्लास 10th के लिए 10 महत्वपूर्ण सवाल जीव विज्ञान कर लेकर आए हैं। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो प्रश्न है वो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना मैट्रिक्स एनुअल 2023 के लिए है। सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास 10th के लिए। तो चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एस एस बायो सर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें। तो चलिए आज का हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है आज का। तो आज का जो आपका पहला प्रश्न है वो कहता है कि पौधों और जंतुओं को श्वसन में अंतर बताइए। पौधों और जंतुओं के श्वसन में अंतर बताइए। ये आपको सवाल जवाब इस सवाल का जवाब आपको देना है कि पौधों और जंतुओं के श्वसन में अंतर बताइए। पौधों और जंतुओं के श्वसन में क्या अंतर है। तो चलिए इसका देखते हैं क्या आंसर होता है। तो इसका जो आंसर कहता है कि पौधों और जंतुओं के श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। पौधों और जंतुओं के श्वसन में निम्नलिखित अंतर है, जिसमें पहला आपका कहता है कि पौधों में श्वसन दर जंतुओं की अपेक्षा कम होती है। पौधों में जो रेस्पायरेशन रेट है, श्वसन दर है, वो जंतुओं की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब कि जंतुओं में श्वसन दर जो है, रेस्पायरेशन रेट जो है वो फास्ट होता है, लेकिन पौधों में कम होता है। तो कहता है कि पौधों में श्वसन दर जंतुओं की अपेक्षा क्या होती है, धीमी होती है। दूसरा क्या कहता है आपका, देखिए दूसरा जो बता रहा है कि पौधों के द्वारा बहुत कम मात्रा में गैसों का परिवहन होता है। पौधों के द्वारा जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन जबकि जंतुओं में बहुत अधिक मात्रा में गैसों का परिवहन होता है। हम कह सकते हैं कि पौधों के द्वारा बहुत कम मात्रा में गैसों का परिवहन होता है, लेकिन जंतुओं में बहुत अधिक मात्रा में गैसों का परिवहन होता है ना। यहाँ से आपको हम परिवहन के बारे में बता दें। परिवहन का मतलब होता है कि एक स्थान से उठाना दूसरे स्थान पे पहुँचा देना, ये परिवहन कहलाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बता चुके हैं परिवहन के बारे में, ये क्या होता है परिवहन। चलिए आपका जो तीसरा कहता है वो कहता है कि जंतुओं के श्वसन में बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। जंतुओं के श्वसन में बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है, लेकिन पौधे के श्वसन में कम ऊर्जा निकलती है। ये बात सही है कि जंतुओं के श्वसन में बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है और जब पौधे के श्वसन में कम ऊर्जा निकलती है। तो ये जो तीन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सवाल जो आप देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पौधों और जंतुओं के श्वसन में अंतर स्पष्ट करें, अंतर बताना है। तो ये तीन अगर आप लिख देते हैं तो आपके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है ना। चलिए अगले प्रश्न हम देखते हैं। आगे प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न जो कहता है कि पर परागन क्या है ना। पर परागन किसे कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो क्या है, पर परागन किसे कहते हैं। तो एक पुष्प के पराग कणों को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाने की क्रिया को पर परागन कहा जाता है। एक पुष्प के पराग कणों को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाने की क्रिया को परागकण कहा जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि पर परागन की जो क्रिया होती है कोई बाहरी कारकों से होती है। बाहरी कारकों कहने का मतलब हवा के माध्यम से, कीट के माध्यम से, है ना, या फिर और भी किसी चीज के माध्यम से ये पर परागन की क्रिया होती है ना। कभी कभी आप देखते हैं कि ये ताड़ का जो पौधा होता है उसमें पीपल जन्म जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो वो पर परागन का उदाहरण आपको देखने को मिलता है। पर परागन की जो क्रिया होती है वो किसी बाहरी कारकों की सहायता से होता है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो कहता है कि कायिक प्रवर्धन के 4 लाभ लिखे। कायिक प्रवर्धन के 4 लाभ क्या हैं ये आपको देखना है। लेकिन कायिक प्रवर्धन को
कायिक प्रवर्धन के लाभ जानने से पहले कायिक प्रवर्धन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कायिक प्रवर्धन कहते हैं किसे, है ना। तो इसके कायिक प्रवर्धन के बारे में हमने क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं यहाँ पे इसके लाभ क्या हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ जो कहता है कि कायिक प्रवर्धन के 4 लाभ निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला आपका बताता है कि सभी नए पौधे मातृ पौधे के समान होते हैं। जितने भी नए पौधे का निर्माण होता है वे सभी नए पौधे अपने मातृ पौधे के समान होते हैं, है ना। चलिए दूसरा जो कहता है वो आपका कहता है कि फलों के द्वारा उत्पन्न सभी बीज समान नहीं होते हैं। फलों के द्वारा उत्पन्न सभी बीज समान नहीं होते हैं, लेकिन कायिक जनन के द्वारा उत्पन्न पौधों में पूर्ण समानता होती है ना। जब तक पौधों में कायिक प्रवर्धन की क्रिया नहीं होती है तब तक फलों के द्वारा उत्पन्न बीज सभी समान नहीं होती है, लेकिन जैसे ही फलों में कायिक जनन की क्रिया होती है उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें पूर्ण समानता देखने को मिलता है। तीसरा जो कहता है कि कायिक जनन द्वारा नए पौधे थोड़े समय में ही प्राप्त हो जाते हैं, है ना। कायिक जनन के द्वारा नए पौधे का जो निर्माण होता है, नए पौधे की जो उत्पत्ति होता है, उस पौधे को उत्पत्ति होने में बहुत कम समय लगता है। चौथा जो कहता है आपका कि वे पौधे जो बीज द्वारा सरलता से प्राप्त नहीं किए जा सकते, है ना। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बीज के माध्यम से सरलता यानी कि आसानी से प्राप्त नहीं किए जा सकते, लेकिन ये जो पौधे होते हैं कायिक जनन के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, है ना। वे यहाँ पे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग, कि वे पौधे जो बीज द्वारा सरलता से प्राप्त नहीं किए जा सकते, लेकिन जैसे ही उस बीज में कायिक जनन की क्रिया होती है उस कायिक जनन द्वारा जो होता है आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम देखते हैं। तो आज का जो आपका चौथा प्रश्न है वो कहता है कि प्रदूषक किसे कहते हैं, पॉल्यूटेंट क्या है, प्रदूषक है क्या। इस प्रश्न को बताने से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं कि मानव प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के वस्तुओं का उपयोग करता है, लेकिन उस वस्तु को उपयोग होने के बाद क्या उस वस्तु को सेफ्टी से रखता है? जी नहीं, उस वस्तु को इधर उधर फेंक देता है, जिससे वातावरण में रहकर वातावरण को किसी न किसी रूप में क्या करता है, दूषित करता है, प्रदूषित करता है। तो चलिए देखते हैं ये क्या कहता है। ये जो कहता है आपका, ये जो कहता है कि मानवों द्वारा बनाए गए अथवा फेंके गए ऐसे पदार्थ या पदार्थों के अवशेष, मानवों द्वारा बनाए गए अथवा फेंके गए ऐसे पदार्थ या पदार्थों के अवशेष जो वातावरण में रहकर किसी न किसी रूप में वातावरण को दूषित करता है, प्रदूषक कहलाता है ना। मानवों द्वारा बनाए गए अथवा फेंके गए ऐसे पदार्थ या पदार्थों के अवशेष जो वातावरण में रहकर किसी न किसी रूप में वातावरण को दूषित करता है, प्रदूषक कहलाता है, पॉल्यूटेंट कहलाता है। यहाँ पे अगर प्रदूषक की बात करें तो प्रदूषक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट पॉल्यूटेंट। अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो एक होता है क्षयकारी, जिसको आसानी से, क्षयकारी कहने का मतलब जिसका जैविक अपघटन होता है ना, जैविक अपघटन होता है, जीवों के द्वारा आसानी से किसी पदार्थ को तोड़ा जाता है, वो क्षयकारी हुआ। जैसे अगर हम बात करें क्षयकारी की बात करें तो ये क्षयकारी की अगर हम बात करें तो क्षयकारी में आपका जो है वो आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा कागज आ जाएगा, क्षयकारी का उदाहरण है। कपास हो गया, है ना। और फिर आप देख सकते हैं ये पेड़ पौधा का मृत शरीर हो गया, और पेड़ पौधा का मृत शरीर हो गया, और मृत जीव जंतु हो गया, है ना, मृत जीव जंतु हो गया, जीव जंतु हो गया। ये जो है सारा का सारा क्या है, जैव निम्नीकरण या क्षयकारी पदार्थ है ना। चलिए आगे देखते हैं। आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लसिका का कार्य लिखना है। लसिका का क्या कार्य है, हमारे शरीर में आखिर लसिका का काम क्या है, जबकि इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं होती है, फिर भी इसका काम क्या है।
तो लसिका के मुख्य कार्य निम्नलिखित है, जिसमें पहला कहता है कि लसिका ऊतकों तक भोज्य पदार्थों का संवहन करती है। लसिका जो है हमारे शरीर में जो टिश्यू प्रेजेंट है, ऊतक जो है उस ऊतक भोज्य पदार्थों को संवहन करने का काम करती है, परिवहन करने का काम करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है लसिका ऊतक। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा जो कहता है आपका, कहता है कि ऊतकों से उत्सर्जी पदार्थों को एकत्रित करती है। ऊतकों से, है ना, हमारे शरीर में जो ऊतक है उस ऊतक से जितने भी उत्सर्जी पदार्थ होता है उस निकलता है, उस उत्सर्जी पदार्थ को जमा करने का काम कौन करता है? लसिका करता है। नेक्स्ट तीसरा जो कहता है वो कहता है कि हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके शरीर की रक्षा करने का काम करता है। हम लोग भोजन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो है कुछ ऐसे पदार्थ को ग्रहण कर लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, लेकिन वही हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है लसिका और शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। चौथा जो कहता है कि शरीर के जख्म को भरने में सहायता प्रदान करता है। शरीर के घाव भरने में सहायता प्रदान करता है लसिका। चलिए आगे देखते हैं। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल है, क्या आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? हम आपको एक बात बता देते हैं कि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हमने ऑब्जेक्टिव भी करा रखा है पिछले वीडियो में। तो आयोडीन की कमी से जो होता है वो होता है घेंघा रोग, है ना। और जो है इसको हम लोग गलगंड रोग के नाम से भी जानते हैं, इसको गवाइटर के नाम से भी जानते हैं, है ना, गवाइटर। अगर ये तीन ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन भी देखने को मिल जाए एग्जाम में तो ये जो है आयोडीन के कमी से होता है। तो चलिए आज का ये प्रश्न हम देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न जो कहता है कि आयोडीन युक्त नमक उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आयोडीन युक्त नमक में आयोडीन के लवण होते हैं। आयोडीन युक्त नमक में आयोडीन के लवण होते हैं। आयोडीन की आवश्यकता थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए होता है। हमारे गर्दन में एक ग्लैंड होता है और उस ग्लैंड को कहते हैं थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। और ये थायराइड ग्रंथि जो होता है इससे एक हार्मोन निकलता है और इस हार्मोन को कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है क्या करता है? संश्लेषण करने का काम करता है। आगे क्या कहता है? नेक्स्ट जो कहता है कि थायरॉक्सिन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है ना। कहाँ गया? चलिए, नियंत्रित करता है, साथ ही साथ वृद्धि के संतुलन के लिए आवश्यक होता है। यही कारण है कि आयोडीन युक्त नमक उपयोग करने की सलाह दी जाती है ना। आई होप कि आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं। ये जो कहता है कि आयोडीन युक्त नमक में आयोडीन के लवण होते हैं, ये आप लोग जानते हैं। आयोडीन की आवश्यकता थायराइड ग्रंथि में जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है कि संश्लेषण के लिए होता है ना। थायरॉक्सिन हार्मोन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जिससे कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है। उपापचय क्रिया कहने का मतलब कि इसमें जितने भी अनुपयोगी पदार्थ बनता है उस अनुपयोगी पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है और साथ ही साथ यह वृद्धि के संतुलन के लिए भी आवश्यक होता है। आई होप कि समझ चुके होंगे। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम। तो अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, जनन क्या है। एक बार इसका इंग्लिश होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो शब्दों के मेल से बना है, एक है रिप्रो और दूसरा है डक्शन। रिप्रो का मतलब होता है पुनः, और डक्शन का मतलब होता है पैदा करना, जन्म देना। मतलब कि अपने जैसे जीव को पुनः मतलब फिर से उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। तो हम जानते हैं कि
रिप्रोडक्शन इज ए लाइफ प्रोसेस, जनन जो है एक प्रकार का जैव प्रक्रम है जो जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करके वंश में वृद्धि करता है, जनन कहलाता है। ये बात सही है कि जनन एक प्रकार का जैव प्रक्रम, ऐसा नहीं है ना कि मान लीजिए कि अगर कोई जीव संतान की उत्पत्ति किया तो उस संतान को जने तने फेंक दिया, उसका सुरक्षा तो करेगा ही ना। तो जनन वह जैव प्रक्रम है जो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करके वंश में वृद्धि करता है, जनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये जनन के बारे में हम आपको क्लास में विस्तार से समझा चुके हैं कि जनन कितने प्रकार के होता है ना। जैसे अगर हम बात करें गाय, बैल नहीं होगा, अरे पवन बैल नहीं होगा, पवन बैल नहीं होगा बाबू, सत्यम गधा बोल रहा है, जी नहीं, गधा नहीं होगा, है ना। फिर आप जो है ये गाय, फिर आप बकरी, मनुष्य में दो प्राणी हैं, तो आप पुरुष मत बोल दीजिएगा, इसमें पुरुष नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पुरुष संतान की उत्पत्ति नहीं करता। इसमें आप मनुष्य हम इसलिए बोले हैं। चलिए हम महिला लिख देते हैं, महिला। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न जो कहता है कि जैव विकास से आप क्या समझते हैं, एवोल्यूशन क्या है, जैव विकास किसे कहते हैं। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं कि जैव विकास जो है जीव विज्ञान की एक शाखा है। जैव विकास क्या है, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास तथा उनमें समय समय पर हुए क्रमिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। उसी को जैव विकास या उद्ध विकास या इवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति, कोई जीव की उत्पत्ति हुआ और उसके पूर्वजों का इतिहास तथा उनमें समय समय पर जो परिवर्तन हुआ उसी का जो अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, जैव विकास कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो कहता है कि सहजीविता पर टिप्पणी लिखें। सहजीविता से आप क्या समझते हैं, सहजीविता पर टिप्पणी लिखें। तो हम आपको बता देते हैं कि जब दो जीव आपस में संयुक्त रूप में जब दो जीव आपस में संयुक्त रूप से, यहाँ पर से हो जाएगा, थोड़ा सा कर दीजिएगा, संयुक्त रूप से साथ साथ रहकर जीवन यापन करते हैं, है ना, तब इन्हें सहजीवी जीव कहते हैं। जब दो जीव आपस में संयुक्त रूप से साथ साथ रहकर जीवन यापन करते हैं तब उन्हें सहजीवी जीव कहा जाता है। लेकिन इस क्रिया को जिस जीव में सहजीवी की क्रिया होती है उस जीव को सहजीविता कहते हैं, जबकि इस प्रकार का पोषण सहजीवी पोषण कहलाता है। जैसे लाइकेन एक सहजीवी पौधा है जिसमें एक कवक तथा एक शैवाल सहजीवी के रूप में रहते हैं। जब दो जीव आपस में संयुक्त रूप से साथ साथ रहकर अब जीवन यापन करते हैं तब उन्हें सहजीवी जीव कहते हैं, लेकिन इस क्रिया को सहजीविता कहते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आज का ये लास्ट प्रश्न कहता है कि मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि प्रभावी तथा अप्रभावी है ना। मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि प्रभावी तथा अप्रभावी हैं। फिर से हम आपको बता देते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल साहब का जो जन्म हुआ था वो 22 जुलाई 1822 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक नगर में हुआ था, है ना। इन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर बगीचे में साधारण मटर के पौधे का चयन किया था, लेकिन इस पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या था, तो इस पौधे का जो वैज्ञानिक नाम था वो था पाइसाम सटाइवाम इस मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम था। चलिए देखते हैं तो इसका क्या होता है। तो कहता है कि जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे का संकरण कराया, मेंडल साहब ने 3 नियम, फिर बता दे रहे हैं 5 कारण और 7 लक्षण दिए थे, है ना। इससे पहले हम क्लास में ये सब बता चुके हैं। ये 3 नियम कौन कौन है, 5 कारण कौन है, 7 लक्षण कौन कौन थे। चलिए तो यहाँ पे जो कहता है वो कहता है कि जब मेंडल ने
मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे का संकरण कराया तो उसे प्रथम संतति पीढ़ी F1 में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, है ना। आखिर बौना गया तो कहाँ गया, चूंकि उन्होंने एक संकर संकरण बोले या फिर द्विसंकर संकरण बोले, जब लंबे और बौने पौधे का संकरण कराया तो फर्स्ट जनरेशन जो प्राप्त हुआ, F1 जो पीढ़ी प्राप्त हुई, उसमें सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब मेंडल साहब को यहाँ पे दिमाग जो है घूम जाता है, अब उनका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। अब वो बोलते हैं कि आखिर भाई हमने चूंकि लंबे और बौने पौधे दोनों का संकरण कराया तो फर्स्ट जनरेशन में F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं सारे के सारे लंबे हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि इसका अर्थ यह था कि दो लक्षणों में से केवल एक लक्षण पैतृक लक्षण ही दिखाई देता है उन दोनों का, है ना, उन दोनों का। कौन? एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी का। जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे का संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। इसका अर्थ यह था कि दो लक्षणों में से केवल एक पैतृक लक्षण ही दिखाई दिया था उन दोनों में। कौन? एक प्रभावी में और दूसरा अप्रभावी में। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी तरह से हम प्रश्न जो है लाते रहेंगे, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे फिर अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।